नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और परिसीमन बिल 2026 को लेकर संसद का विशेष सत्र जारी है और आज इसका दूसरा दिन है। इस सत्र में लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था 15 वर्षों के लिए लागू की जाएगी, जिसे संसद आगे बढ़ा भी सकती है। इसी बीच केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ये आरक्षण मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार इसे अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा, जो संभवतः 2029 के बाद होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संसद में लगातार बहस जारी है और राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। यह देखना अहम होगा कि यह ऐतिहासिक बदलाव किस रूप में आगे बढ़ता है। वहीं गृह मंत्री ने कहा था कि परिसीमन को लेकर विपक्ष के जितने भी सवाल हैं वो केजी के बच्चों की तरह उन्हें समझाएंगे। शाम 4 बजे तीनों बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा स्पीकर ने बिलों पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय तय किया। गुरुवार को करीब 12 घंटे तक पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, वेणुगोपाल ने बिल के विरोध में अपनी बातें कहीं। प्रियंका ने कहा कि असम की तरह देश भर की सीटों की काट छांट की जाएगी। पीएम ने भी करीब 35 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और वादा है। विपक्ष चाहे तो इसका क्रेडिट ले सकता है। तो संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है और आपको बता दें कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों पर लगातार सदन में चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी बात रखी है। तो लगातार सदन में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बता दें, सदन के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों पर चर्चा लगातार जारी है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि आखिर परिसीमन की जो ये प्रक्रिया की बात निकलकर सामने आ रही है, उसे थोड़ा सा आप समझाइए हमारे दर्शकों को। साथ ही साथ जिस तरीके से विशेष सत्र चल रहा है, कल भी इस पूरे मामले पर बहस हुई और आज भी इस पूरे मामले पर बहस जारी है। शाम 4 बजे वोटिंग भी होनी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, मुद्दा बड़ा पेचीदा है और कल बड़ा आसानी के साथ में पारित कर दिया गया है, बातचीत हुई है। लेकिन आज जब वोटिंग का समय धीरे धीरे जब पहुंच रहा है, तो जब कल पार्लियामेंट सेशन के बाद में सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले अपने आवास पे जाते हैं, फिर मीटिंग्स होती है, फिर उसकी एबीसीडी को समझते हैं, उनकी सामने आने वाले भविष्य में आने वाली तकनीकियों को समझते हैं, खामियों को समझते हैं, तब मुझे लग रहा है कि अब जो राय है वो भिन्न भिन्न तरीके से होती जा रही है। अब आपने देखा होगा, एक उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी में बड़े कद की नेता रहे हुए हैं, उनका बयान आप अगर ढंग से आप देखो तो उन्होंने कई सारी खामियां उन्होंने गिना दी हैं। उन्होंने कहा अगर सरकार में कोई बड़ा अधिकारी जब सरकार में नेता के साथ में काम कर रहा है, मंत्री के साथ में काम कर रहा है, प्रधानमंत्री के साथ में काम कर रहा है, वो अपनी गोटी बिड़ा के साठगांठ करके वो क्या करेगा, अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को वो टिकट दिलवाएगा। अब फिर क्या होगा, अधिकारी तो सरकार में बैठेंगे और उनकी जो पत्नियां होंगी वो जाएंगी संसद में बैठेंगी। तो इस तरीके की चीजें हैं, होती जा रही हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने कल एक बात बड़ी जोर दे के उन्होंने कह दी है कि ये जो कानून है वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए नहीं है, वो सभी दलों के लिए है। चाहे टीएमसी हो, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, जितने भी दल हैं सबके लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बाधाएं कहाँ पे आ रही है इसमें। मुझे जहां तक लगता है साहिल जी, इसमें कोई बाधाएं अब बची नहीं है। ये कानून खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में ये पारित होगा और ये पूरी तरीके से मोहर लगेगी। अब बात इसका दूसरा पार्ट, जो दूसरा पहलू है, वो सामने तब आएगा जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब वो कब किया जाएगा, क्या किसी विधानसभा से उसकी शुरुआत होगी या फिर 2 साल के बाद में जो लोकसभा का चुनाव आएगा तब से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी या तब से ये ढंग से लागू किया जाएगा, ये मुझे लग रहा देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले
ये जो गतिरोध जो बना हुआ है, इसको मुझे लग रहा है सरकार को किसी भी सूरत में शांत करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इसकी खामियों को और कमियों को एक एक तरीके से बिंदुवार तरीके से विपक्ष को समझाएंगे, तो मुझे लगता है वो किस तरीके से समझाएंगे, सर्वदलीय बैठक होगी या एक एक व्यक्ति को, एक एक नेता को बुला के उनको समझाएंगे, ये सारी चीजें हैं। बहरहाल मुझे लगता है उससे पहले वोटिंग होनी चाहिए, और वोटिंग में कितनी क्रॉस वोटिंग की दूसरी तरफ से होती है और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या 100% वोटिंग होगी, ये मुझे लग रहा देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और जिस चीज का जिक्र आपने किया रमेश जी कि परिसीमन को लेकर विपक्ष तमाम तरीके के सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जब बोल रही थी, वेणुगोपाल जब बोल रहे थे, तो सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने जो सवाल थे वो यहां पर रखे और कई तरह के सवाल उठाए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपना वक्तव्य सदन में रखा तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विपक्ष के जितने भी सवाल हैं वो केजी के बच्चों की तरह उन्हें समझाएंगे। यानी आज जब वो अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। यानी ये माना जा सकता है कि सरकार ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। शायद जहां तक आप तैयारियों की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है परिसीमन में सरकार की उतनी तैयारी है नहीं जितनी तैयारी होनी चाहिए थी। तैयारी इसमें कोई खाका बताया नहीं गया कि परिसीमन किन क्षेत्रों में ज्यादा होगा और कैसे ज्यादा होगा और किस तरीके से किया जाएगा, ये भी नहीं बताया गया। अब आप पहाड़ों की बात, आप पहाड़ से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से आते हो। एक मैं संसदीय क्षेत्र का आपको उदाहरण देता हूँ। पता चला एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है और उसकी क्षेत्रफल सीमा बहुत ज्यादा है, लेकिन जनता की आबादी बहुत कम है। क्या आप परिसीमन उसी जनता के हिसाब से करोगे या क्षेत्रफल के हिसाब से करोगे? एक बात। और दूसरी बात, जब मैदानी राज्यों में आप चले जाओ, उत्तर प्रदेश का कोई जिला ले लो, मुजफ्फरनगर ले लो या मेरठ ले लो, उसमें क्षेत्रफल तो कम दिखेगा आपको, लेकिन उसकी आबादी आपको कोई ऐसा जिला नहीं है जिसकी 5 से 6 से करोड़ की कम 6-7 लाख से जनसंख्या कम हो। तो क्या इतने में परिसीमन, एक पता चला एक संसदीय क्षेत्र में 5 लाख है और दूसरे में 2 लाख है, तीसरे में 10 लाख है, तो ये प्रॉपर्टी किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा, कैटेगराइज किस तरीके से किया जाएगा? क्या परिसीमन की एक समय सीमा है या ये कहा जाएगा कि भाई एक परिसीमन एक परिक्षेत्र में हम लोग सिर्फ 2 लाख वाली जनसंख्या से ऊपर नहीं लेंगे? ये बात नहीं बताई गई है। अगर ये बात जब तक सामने नहीं आएगी और बताई नहीं जाएगी, मुझे लग रहा परिसीमन पे इस तरीके से विरोध होता ही रहेगा और होना भी चाहिए। परिसीमन का विरोध होना चाहिए, क्योंकि परिसीमन की लड़ाई कोई आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से होती आई है। परिसीमन हो गया, आरक्षण हो गया, ये ऐसे मुद्दे हैं, मुझे लग रहा है ये एक दिन के सुलझाने वाले नहीं है। इसमें आपको इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ एक मंच पे लाके उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा, उनके विचारों को और उनके सुझावों को भी मानना पड़ेगा, तब परिसीमन हो पाएगा। क्योंकि एंड टाइम पे परिसीमन 2 साल पता चला आपकी लोकसभा चुनाव को रह गए, उससे पहले आपने आरक्षण भी दे दिया महिलाओं को और परिसीमन भी करवा दिया। तो इतनी जल्दी मुझे लग रहा है ये पॉसिबल है नहीं, ये इतना बड़ा पूरा मुद्दा ये लोग समेट लें। लेकिन रमेश जी, जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर संशय जरूर सबके मन में है और लगातार विपक्ष की तरफ से भी उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र भी किया कि प्रियंका गांधी ने जब कल अपनी बात रखी, जब गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी या वेणुगोपाल ने कांग्रेस की तरफ से जब अपनी बात रखी, तो उन्होंने भी ये तमाम चीजें बोली कि इससे कहीं ना कहीं भेदभाव होने की आशंका यहाँ पर है अलग अलग राज्यों के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का आश्वासन दिया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है, एक बार फिर अपनी गारंटी देते हुए नजर आए वो। नहीं, वो तो बात सही है, उन्होंने गारंटी दे दी है और गारंटी पे मुझे लग रहा है पिछले 12 साल से पूरा देश विश्वास भी करता आ रहा है। जो वो कहते हैं वो जनता हाथों हाथ लेती है, चाहे चुनावी समय हो या चुनाव का समय ना हो, वो जो कहते हैं उनकी बातों पे लोग गौर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जाती है, ये जो गारंटी है, इन्होंने कहा इस पे भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अभी जो पीछे मैंने आपको बताया है, आप इसको कैटेगराइज तो आपने करा नहीं है भाई। ये आपने कह दिया एक मुस्लिम इलाका है जी, या फिर दलितों का इलाका है या ओबीसी का इलाका है या सवर्णों का इलाका है, तो उसमें कोई भी अगर आप किसी संसदीय क्षेत्र में जाओगे, सभी जात धर्म के लोग आपको मिलेंगे।
ये बात तो बिल्कुल तय है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई सवर्णों के लिए अलग परिसीमन होगा, मुसलमानों के लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बात क्षेत्रता की आ जाती है, किस क्षेत्र में किसकी कितनी भागीदारी, आबादी कितनी होगी और किस लिहाज से और किस प्रक्रिया के तहत आप परिसीमन कर रहे हो, ये बात बिल्कुल सामने अभी तक आई नहीं है। अब रही बात 543 सीटों में, अब आपने कह दिया कि 850 सीटें होंगी। अब आपने उसमें 2, ढाई, पौने 300 सीटें और जोड़ दी, लेकिन उन पौने 300 सीटों में आपने ये नहीं बताया कि एक सीट मुजफ्फरनगर की है, एक सीट बंगाल की है, एक सीट पिथौरागढ़ की है। ये भी आपने नहीं बताया। अगर ये बताओगे तब ये बताना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनसंख्या ज्यादा है या कम है। ये बात जब तक पटल पे नहीं आएगी तब तक परिसीमन की परिकल्पना पूरी हो नहीं पाएगी और इस पे विरोध होगा। इसमें विरोध अच्छी तरीके से होता रहेगा। अभी जब चुनाव हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, एक तो सबसे पहले टाइमिंग को लेके बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है कि आप उस समय आप इन चीजों को क्यों लेके आते हो, जब ऐसे राज्यों में चुनाव हो रहा है जहां एनडीए का कोई वजूद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या उस अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए आप ऐसे पुराने मुद्दे उठा के लाते हो जो लगभग कई दशकों से चले आए हैं? आप जनता को ये मैसेज देना चाहते हो कि इतने बड़े जो मुद्दे थे जिसको कांग्रेस नहीं कर पाई, गठबंधन की सरकार नहीं कर पाई, उसको एनडीए सरकार बड़े आसानी से कर लेगी। ये अच्छी बात है, आप करके दिखाओ, ये पूरा देश आपके साथ में है। लेकिन वो कैसे करोगे वो चीजें बिल्कुल सामने अभी पटल पे नहीं आ पा रही हैं जी। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी है, क्योंकि आपने जिक्र किया चुनावों का और लगातार ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर, और विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तभी क्यों एक्टिव होती है जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात हो रही है, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात हो रही है, और परिसीमन तो एक अलग ही मुद्दा है, उसको लेकर तो लगातार चर्चाएं हम देख ही रहे हैं, इसका क्या आने वाले चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी दिखा पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त स्थितियां हैं, उसके मद्देनजर मेरा यह सवाल है आपसे। आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, मैं इस पे आऊंगा, विस्तार से मैं बताऊंगा। और सबसे पहले आपने चुनाव का जिक्र करा, टाइमिंग का जिक्र करा और महिला आरक्षण का जिक्र करा। देखिए, महिला आरक्षण लागू हो, महिलाओं को उनकी भागीदारी राजनीतिक में मिलनी चाहिए, सियासत में मिलनी चाहिए, इस बात के पक्ष में सब लोग हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस फैसले को सरकार की वाहवाही करना चाह रहा हूँ, ताली पीटना चाह रहा हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। लेकिन बात सिर्फ वो आ जाती, आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, पश्चिम बंगाल में भाजपा है नहीं, एनडीए है नहीं, और वहां पे रिप्रेजेंट उस सरकार को कौन कर रही है? एक महिला कर रही है, जिनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एनडीए का पार्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उनका लेना नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर विरोध अगर मुखरत तरीके से कोई कर रही है महिलाओं के तौर पे, वो ममता बनर्जी है। तो क्या आपकी दृष्टि ये तो नहीं है कि हम, देखो, आप भी महिला हो और जनता को ये बताना चाह रहे हो कि इस बार चुनाव में हम महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। अगर आप महिला ही अगर किसी प्रदेश में अगर बंगाल में रखनी है, तो जनता को संदेश दे रहे हैं कि हम अपने कोई पसंद की महिला आपको देंगे, और महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए हमने राजनीति में। तो ये मैसेज देने के लिए वहां कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि एक महिला मुख्यमंत्री अगर किसी देश को किसी प्रदेश को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें फिर हम पार्टी क्या देखें, दल क्या देखें, गठबंधन क्या देखें? भाई वो काम तो अच्छा कर रही है, जनता उनसे खुश है, हुकूमत बढ़िया चल रही है, एक तौर पे ये है। अब इस चीज को आप नकारते हुए जा रहे हो कि ममता बनर्जी वहां पे अच्छा काम नहीं कर रही है, उनसे बढ़िया हुकूमत हम देंगे, हम उससे बढ़िया शासन वहां पे चलाएंगे। लेकिन वहां की जनता फिर भी, आपने पिछली बार भी कहा जब टारगेट आपका 200 था, अब की बार बंगाल में 200, उस नारे को नकार दिया। इस बार 175 का नारा लेके आप लोग चल रहे हो। तो मुझे लग रहा है इसको किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा करने के लिए ये चुनावी मुद्दा लेके आई है, ताकि इसका चुनावी लाभ इनको पश्चिम बंगाल में मिल सके, तमिलनाडु में मिल सके और केरल में मिल सके। तो जहां तक देखो परिसीमन की बात है और आरक्षण की बात है, ये दोनों मुद्दे डिफरेंट है, अलग मुद्दे हैं। क्योंकि परिसीमन भी होना चाहिए, ये देश जानता है, और देश की मांग भी है, पॉलिटिकल लोगों की भी मांग है। और दूसरी बात, महिला आरक्षण की बात जहां तक कही जा रही है, लंबे समय से चलती आई हुई एक मांग है
कांग्रेस ने भी इसको लागू करा था। जब कांग्रेस ने लागू करा था, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करा था। हालांकि इस बार कांग्रेस विरोध करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस बस ये कह रही है कि इस कानून को जब आप अमली जामा पहनाओगे, हमें उसका मसौदा बता दो, हमें उसको करोगे किस तरीके से। जो बातें कल प्रियंका गांधी ने सदन में कही, वो उनकी बातों को मुझे लग रहा पूरा विपक्ष उनके पीछे चल रहा है कि आप इस पे यथास्थिति को साफ कर दो, हम आपके साथ में। जी ठीक है, लेकिन अभी भी ये तो साफ जाहिर है कि परिसीमन को लेकर या जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है, महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो एकाग्रता है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बड़े ही सटीक समय पर ये सदन का जो सत्र है वो यहाँ पर बुलाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि जब महिला की बात आएगी तो फिर पार्टी और उसको देखने की जगह ये पूरे देश का मामला बन जाता है और उसमें फिर सबसे बड़ा जो क्रेडिट है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर कहते हुए नजर आए कि वो विपक्ष को पूरी तरह से क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो विज्ञापन तक छापेंगे धन्यवाद का कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर उनका समर्थन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा क्रेडिट है, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को ही मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए हमेशा चुटकी लेते हैं और कल उन्होंने दो सपूगे बहुत ज्यादा तगड़े छोड़े हैं। एक तो ये छोड़ा है, दूसरा अखिलेश यादव को अपना दोस्त बताते हुए ये कह दिया कि कई मौकों पे वो हमारा साथ दे देते हैं। ये बात कल इतनी नागवार गुजरी है इंडिया गठबंधन के नेताओं को, और सब अखिलेश यादव की तरफ शक के तौर पे देखने लगे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि चुपके चुपके गठबंधन में रहते हुए और ये प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों सरकार की अखिलेश यादव सहयोग कर रहे हो किसी तरीके से। ये बात कह के मुझे लगता है कल प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी आग उन्होंने लगा दी है। और दूसरी बात प्रधानमंत्री ने एक और कही कि भाई ब्लैंक चेक की बात कही जा रही है। देखो, क्रेडिट तो प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कानून ढंग से लागू हो जाता है और इसको सही से इसको लागू कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट मौजूदा सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुल्लम खुल्ला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जैसे आपने भी कहा, टाइमिंग को लेके टाइमिंग अखर रही है। टाइमिंग इसलिए भी अखर रही है, जब चुनाव है उस समय आपने एक स्पेशल 3 दिनी विशेष सत्र को आपने बुला लिया, जबकि इसी तरह की सत्र बुलाने की मांग विपक्ष कई समय से करता है। जब पुलवामा हुआ तब सरकार से मांग करी गई विपक्ष ने कि ये जो घटना हुई है उसकी स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार विशेष सत्र बुलाया, नहीं बुलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी यही मांग कही गई, तब भी नहीं बुलाया गया। तो जब इस तरह की बातें नहीं हो पाती है और विपक्ष की बात नहीं मानी जाती है तो सवाल तो उठेंगे। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि आने वाला जो वक्त है वो महिलाओं का है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए होना चाहिए। लेकिन एक कानून जो 2023 में भी लाके आपने डंका पीट दिया और फिर आज कल भी आपने उसके ऊपर इसको लाके पूरा चर्चाओं में आ गए, आज उसकी वोटिंग हो गई है। जो कानून बनना है वो एक बार बना के उसको खत्म करो और अगली बार जब तब करो जब वो लागू कर दिया जाए। और जब लागू होने में कोई खामियां हैं, कमियां हैं, तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए और उसके ऊपर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है उसका मजा कुछ और होगा, उसका वजन ही कुछ और होगा। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी तो फिलहाल जिस तरीके का माहौल गरमाया हुआ है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी ये मामला जो है वो इतनी आसानी से ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर ना सही लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी स्वर जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि वो चुटकी लेते हुए नजर आते हैं, उस पर चुटकी लेते हुए वो दिखाई दे रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि विपक्ष का काम ये हो गया है कि मोदी जो भी कहे उसको लेकर सिर्फ उसको विरोध करना है, चाहे वो देश की भलाई के लिए हो, चाहे वो महिलाओं की भलाई के लिए हो, या विपक्षियों को ही क्यों ना उसकी भलाई मिल रही हो। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष, क्योंकि मोदी ने कहा है इसलिए इसका विरोध करेंगे, इस नीति पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जल्दी से सर, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है और इस चर्चा को हमें खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले जो हमारी जनता के बीच में ये सवाल है, क्योंकि
आम जनमानस के जहन में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या परिसीमन को लेकर जिस तरीके की नीतियां लाने की बात हो रही है या जिस तरीके से सीटों की बढ़ोतरी की बात यहां पर हो रही है, उससे आने वाले समय में फायदा होगा या नहीं होगा, सीधे शब्दों में, और महिलाओं को जो ये आरक्षण दिया जा रहा है उसके क्या मायने हैं? देखिए साहिल, आपने विपक्ष हंगामा काटता है, विरोध करता है, इसकी आपने जिक्र करा। भाई विपक्ष होता किसके लिए है? अपोजिशन किसके लिए होता है? उसका धर्म है क्रिटिसिज्म करना, किसी नीतियों पे सवाल उठाना और सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं अगर उनको पसंद नहीं है उसको क्रिटिसाइज करना। ये उनका धर्म है, परम धर्म है उनका। वो करेंगे, जब उनको लगता है गलत है तो सरकार उसको मानना चाहिए, सरकार विमर्श करे। लेकिन ऐसा हो भी तो नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है, देखो परिसीमन, मैंने पहले भी कहा, परिसीमन का मुद्दा बहुत अलग है। इसके लिए आपको कार्य योजना बनानी पड़ेगी और इसके लिए आपको तंत्र को पूरा व्यवस्थापक तरीके से रिफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक पूरी व्यवस्था रिफॉर्म नहीं होगी तो परिसीमन की जो कल्पना है वो परिकल्पना में नहीं बदल पाएगी। ये बात मैं पहले दिन से कहता आया हूँ। और दूसरा बात, आरक्षण जो है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब उसको किस्तों में मत बांटो। भाई आज आपने डिंडोरा पीट दिया, आज हमने वोटिंग करवा दी, कल उस पे आरक्षण को मुद्दे को लाने के लिए आपने हवा बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून एक बार आए, एक बार में अमली जामा पहने और पता चला एक डेट मुकर्रर कर दी जाए कि इस डेट से और इस चुनाव से, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, ये आपको शपथ करना पड़ेगा कि इन चुनावों से महिलाओं को हम उनकी राजनीतिक भागीदारी देनी शुरू करेंगे, तब तो ये चीजें मानी जाएगी। आप उसको एक दिन ये, दूसरे दिनों, तीसरे दिन ये करने से मुझे लगता है इससे जनता भी देख रही है और पोजीशन भी देख रहा, इससे थू-थू होती है, इससे ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं को उसका हक मिलना चाहिए, सियासत में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये मुझे लग रहा पूरा देश सदियों से इस चीज की मांग कर रहा है। चलिए रमेश जी, इस चर्चा में आपने अपना समय दिया और हमारा साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सदन में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस पर भी नज़र है। आज 4 बजे वोटिंग होनी है, 3 अहम बिलों पर आज शाम 4 बजे ये वोटिंग होगी। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है और लगातार महिला आरक्षण और परिसीमन पर सदन में चर्चा का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वक्तव्य में साफ तौर पर यह कहा कि वो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब इस तरीके से देंगे जैसे केजी के बच्चे को समझाया जाता है। तो आज देखना होगा जब अमित शाह कहते हैं या सदन में अपनी बात रखते हैं तो किस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं और किस तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब देते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे सत्र में, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें उन्होंने मोदी की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और मोदी का वादा है। विपक्ष चाहे तो इसका क्रेडिट ले सकता है। अब आज 4 बजे वोटिंग होगी, उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।